हेलो बच्चों, मैं आपको राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में समझा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं आपको राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के बारे में समझा चुका हूँ। आज हम आपके इन चारों शक्तियों के अलावा जो राज्यपाल की अन्य कुछ विशेष शक्तियाँ हैं या जो राज्यपाल की स्थिति है उसके बारे में हम लोग यहाँ से आगे समझेंगे। तो राज्यपाल की स्थिति, तो संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 163(1) है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो कहने का तात्पर्य होता है कि वैसे हमारे संविधान के द्वारा जो राज्यपाल को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वह उन शक्तियों का प्रयोग अपने स्वविवेक से करेगा। साथ ही साथ राज्यपाल को मदद देने के लिए या उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 163(1) में उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियाँ प्राप्त हैं। विवेकात्मक जो अपनी स्वेच्छा से या अपने विवेक से उनका प्रयोग करता है। तो इसमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर को इसलिए नहीं बताया या पढ़ाया क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, बल्कि इसके 2 भाग कर दिए गए। तो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होता है, बल्कि उपराज्यपाल होता है। तो नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। कहने का मतलब हमारे संविधान में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से शक्तियों का प्रयोग कर सके, और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उससे ये आशा की जाती है वह संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा। फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं या आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। तो ऐसे कौन से अवसर हैं जिनमें वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है या स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है? तो नंबर 1, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। कहने का तात्पर्य जब मान लीजिए आम चुनाव होते हैं और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। वो चाहे तो जो सबसे बड़ा दल है उसको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे सकता है, या जो सबसे बड़ा गठबंधन है उसको वो सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे सकता है। तो ये राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये कब करता है? जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को हटा सकता है, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से नहीं हटा सकता है। इसके लिए मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए तो आपके विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और जब ही उसको उस पद से हटाया जा सकता है। जैसे विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, तो विधानसभा के अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है और विधानसभा के अधिवेशनों का सत्रावसान भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का विघटन
ये भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, यानी जो मंत्रियों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में वह मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना, यानी राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट कौन भेजता है? राज्यपाल भेजता है कि यहाँ की सरकार संवैधानिक तरीके से कार्य कर रही है या नहीं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। कहने का तात्पर्य होता है जैसे कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होता है तो वह राज्यपाल के पास जाता है। अगर राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को रोक करके राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। जैसे विधानमंडल से कोई विधेयक पास होकर राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल उसमें कुछ संशोधन करके वापस विधानमंडल को भेज सकता है, ये कहते हुए कि मेरे हिसाब से आपको इसमें ये संशोधन करने चाहिए। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। जैसे राज्य में अध्यादेश कौन लागू करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन वो इस मामले में राष्ट्रपति से सलाह या परामर्श कर सकता है या उनसे आज्ञा मांग सकता है। इन सब बातों से यह नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, यानी कार्यपालिका का वो संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान तो आपके मुख्यमंत्री होता है, तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। अब वास्तविक कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद, तो जैसे राज्य कार्यपालिका शक्तियों के आधार पर दो प्रकार की है, एक संवैधानिक या नाम मात्र कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल आता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसमें मंत्रिपरिषद में आपके मुख्यमंत्री भी आ जाता है और सारे मंत्री भी आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के बारे में समझेंगे कि संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। तो जैसे हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऐसे ही प्रत्येक राज्य स्तर पर भी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो जो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यानी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके विधानसभा के प्रति। तो हम सबसे पहले आपके यहाँ पर राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है। तो जैसे आपने पाठ 6 में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके गठन के बारे में पढ़ा था, लगभग वही प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराई जाती है। तो जैसे वहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो यहाँ पर राज्य में मंत्रिपरिषद के गठन में सर्वप्रथम कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति का होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण होता है। तो मंत्रिपरिषद के गठन की शुरुआत या नींव कहाँ से पड़ती है? मुख्यमंत्री के चयन से या मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से या मुख्यमंत्री के परामर्श से।
इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता होता है, या जिस दल को स्पष्ट बहुमत होता है वो दल जिस व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं उसी को वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद गठन का जो दूसरा चरण है वो है मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हों इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। तो जैसे सदस्य मुख्यमंत्री ही ये निर्धारित करता है कि उसके मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, लेकिन सदस्य संख्या को नियंत्रित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यावहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखता है। यानी कोई भी जो मुख्यमंत्री होता है जब भी वो मंत्रियों का चयन करता है कि भाई मुझे किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, तो वो इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति करते समय। तो पहला, राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्यायसंगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी मुख्यमंत्री ये देखता है कि पूरे राज्य के सभी क्षेत्रों के लोगों को इसमें मंत्री पद की जो हिस्सेदारी है, जब मंत्रियों का चयन होता है उसमें उनको एक तरह से हिस्सा मिले। साथ ही साथ सभी वर्गों को, यानी जो हमारी जातियां हैं उसमें से लगभग अधिकतर जातियों के लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाता है, ताकि कोई भी जाति वर्ग उनसे नाराज़ ना हो। साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्र से व्यक्ति को मंत्री पद के लिए चुना जाता है ताकि उस क्षेत्र विशेष के लोग उनसे नाराज़ ना हो। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। यानी अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत होता है तो वो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर अपने ही दल के लोगों को मंत्री बनाता है, ताकि वो सभी एक साथ मिल कर के नहीं कार्यों को आगे बढ़ा सकें। तो ये यानी दो बातें हैं जो मुख्यमंत्री ध्यान में रखता है मंत्रियों की नियुक्ति के समय। तो आपके जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री किन 2 बातों का ध्यान रखता है। तो ये 2 बातें हैं कि राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्यायसंगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। दूसरा, सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो ये आपके यहाँ तक हमने मंत्रियों के चयन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ से आगे मंत्रियों की योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मंत्रियों को कौन कौन सी योग्यताएं प्रदान की गई हैं। तो जिसमें आपके मंत्रियों की योग्यताओं में कि हमने केंद्र की जो आपके मंत्री होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि मंत्री बनने के लिए वह या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति न तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का, फिर भी वह मंत्री बन सकता है।
प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर किसी भी एक से या तो वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनकर आना चाहिए, अन्यथा उसे 6 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यही सिस्टम राज्य में होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का एक तरह से मंत्री बनता है, तो उसके लिए या तो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर कहीं से भी, चाहे तो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बन के आना पड़ेगा। तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्रिमंडल छोड़ना होता है। अब मंत्रियों का कार्य विभाजन, तो यानी आपके मंत्री परिषद के गठन में जो चौथा कार्य होता है वो मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन होता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। जैसे अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे आपके खाद्य विभाग है, गृह विभाग है, वित्त विभाग है, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है। तो इन अलग अलग विभागों के अलग अलग व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है। तो यानी ये निर्धारित करना कि किस व्यक्ति को कौन से विभाग का मंत्री बनाना है, ये निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। तो मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि ज़्यादातर एक विभाग का एक ही मंत्री होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति एक ही विभाग का मंत्री हो। कई बार एक ही व्यक्ति को एक से अधिक विभागों का मंत्री भी बनाया जाता है या जा सकता है। अब मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, तो आपके जो मंत्री होते हैं उन्हें राज्यपाल के द्वारा 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। ये भी आपके 2 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को कितने प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। एक पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। तो राज्यपाल द्वारा 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, एक पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। अब मंत्रियों की श्रेणियाँ, तो जैसे हमने पाठ 6 में पढ़ा था कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, या मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो जैसे केंद्र में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ऐसे ही राज्य स्तर पर भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, या मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। तो राज्यों की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, एक कैबिनेट मंत्री या जैसे आप मंत्रिमंडल के सदस्य भी कहते हैं, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का मतलब इन मंत्रियों में जो सबसे ऊपर जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। तो मुख्य तौर पर जो भी शासन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं या जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं वो कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही ली जाती हैं। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं, और कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो हमेशा ही स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, यानी वो अपनी स्वेच्छा से अपने विभाग से संबंधित कार्यों को करते हैं। लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं वो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन रह के कार्य करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिन्हें अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है।
कहने का तात्पर्य होता है उस विभाग का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है और सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की ही होती है। तो दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अब 7वां पॉइंट है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। जैसे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अक्सर विधानसभा में विश्वास मत यानी जब तक उनके पास में बहुमत है तब तक वो अपने पद पर, यानी 5 वर्ष तो है ही है, लेकिन उससे पहले भी वो तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उनके पास में विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जो भी आपके मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है और वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सिर्फ वही मंत्री नहीं हटेगा बल्कि पूरे ही मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वेतन व भत्ते। तो संविधान के अनुच्छेद 164(5) में ये उल्लेख किया गया है कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है कि जैसे मुख्यमंत्री को क्या वेतन मिलना है या मंत्रियों को क्या वेतन मिलना है या विधानसभा के सदस्यों को क्या वेतन मिलना है, ये सारा कुछ निर्णय विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके राज्य मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रियाएं थी जिन्हें मैं आपको समझा रहा था। अब जो हमारी मंत्रिपरिषद की जो कार्यप्रणाली है या मंत्रिपरिषद किस प्रकार से अपने कार्य करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ से आगे समझेंगे कि मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में एक बार होती हैं। तो मंत्रिमंडल की कम से कम एक सप्ताह में कितनी बैठक होती है? एक। और वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है, यानी सप्ताह में एक बार बैठक तो एक तरह से अनिवार्य है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाहे तो सप्ताह में एक से अधिक बार भी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जो भी मंत्री होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठतम मंत्री होता है वो करता है। तो ये आपके जैसे प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मान लीजिए किसी दिन मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो उस समय मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन मंत्रियों में जो सबसे वरिष्ठतम, कहने मतलब जो सबसे ज़्यादा उम्र का होता है, उसको उस समय उस बैठक का अध्यक्ष बना दिया जाता है। बैठक का कोई कोरम या गणपूर्ति नहीं होती है कि भाई इतने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम हैं। तो जो मंत्रिमंडल की कार्यवाही है उसके 2 नियम कौन कौन से? पहला सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा है गोपनीयता। तो मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतया सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। मंत्रिपरिषद के
प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्रवाई तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। तो यहाँ से आगे आपको हम कल समझाएंगे।